अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम मज़ाहिमों का निज़ाम और इनकी असर अंगेज़ मज़ाहिमत, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स एंड देयर इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस, इस टॉपिक के आगे वाला हिस्सा, इस टॉपिक से आगे का हिस्सा कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मज़ाहिम मुसलसल जोड़ में। अब मज़ाहिम क्या चीज़ है, इससे पहले के वीडियोज़ में हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि मज़ाहिम किस तरह से बरक़ी रो की राह में रुकावट पैदा करती है। चलिए अब यहाँ पे इसको ये जो डिटेल्स हैं इसको हम रीडिंग करने के बजाय इस शक्ल के ज़रिए से इसका जो मेन थीम है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इस शक्ल में आप देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 ये तीन मज़ाहिमतें जोड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये मज़ाहिमतें एक के बाद एक इस तरह से जोड़ी हुई हैं। देखिए ये एक मज़ाहिमत, ठीक है, उसके बाद दूसरी मज़ाहिमत और उसके बाद तीसरी मज़ाहिमत। तो इस अंदाज से जुड़ी हुई है कि एक मज़ाहिमत ख़त्म होती है तो दूसरी मज़ाहिमत शुरू हो जाती है। ठीक है तो ये R1, R2 और R3। चलिए यहाँ पर ये बैटरी है, इसकी जो बड़ी लकीर है ये मुस्बत सिरे को ज़ाहिर करती है, छोटी लकीर मनफी सिरे को ज़ाहिर करती है। ये तीर का निशान जो लगा हुआ दिख रहा है आपको वो बरक़ी रो की सिमत को ज़ाहिर करता है। ये स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है एम मीटर है जिसको हम डिटेल में देख चुके हैं। एम मीटर यानी जो बरक़ी दौर में बरक़ी रो की पैमाइश करता है ना, बरक़ी रो यानी आय, बरक़ी रो की पैमाइश करता है। और आगे आप देख रहे हैं ये वाला है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर बरक़ी ख़वा का फ़र्क, ये बरक़ी ख़वा के फ़र्क को नापता है। ये तो इस शक्ल, ये नुक़ात C और ये नुक़ात D के दरमियान ये R1, R2, R3 तीन मज़ाहिमतें मुसलसल जोड़ में जोड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब उसके आगे का हम जो है देखते हैं यहाँ पर। चलिए ये R1, R2 और R3 ये तीन मज़ाहिम मुसलसल जोड़ में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है V1, V2 और V3 बिलतरतीब R1, R2 और R3 हर मज़ाहिम के सिरे के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क हो तो। ठीक है, पहले तो एक चीज़ ये समझना है हमको कि इसमें क्या होता है। देखिए ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है ना, मज़ाहिम की मुसलसल जोड़ में हर मज़ाहिमत से यकसा बरक़ी रो गुज़रती है। ठीक है, यानी ये जो बरक़ी रो है ये सब में एक सा रहेगी, R1 में भी, R2 में भी, R3 में भी जो बरक़ी रो गुज़रेगी वो आए ही रहेगी। ठीक है, यकसा बरक़ी रो। ठीक है, तो फिर फ़र्क कहाँ पे है, फ़र्क कहाँ पे है? चलिए वो है यहाँ पर, वो फ़र्क है यहाँ पे। चलिए V में इनके दरमियान जो है बरक़ी ख़वा का फ़र्क जो है अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि R1 यानी पहली मज़ाहिमत, ठीक है, उसके दरमियान जो बरक़ी ख़वा का फ़र्क है वो V1। ठीक है, R2 V2, R3 V3। ठीक है, तो इस तरह से जब देखा जाए तो यहाँ पे हमको पहली मसावत ये हासिल होती है हमको। ठीक, V = V1 + V2 + V3 यानी उनकी मुकम्मल जो टोटल बरक़ी ख़वा का फ़र्क है वो V है। ठीक है, और ये R1 के दरमियान बरक़ी मज़ाहिमत, ठीक है, ये R2 के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क, ये R3 के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए फिर आगे आपको है, अगर RS अंग्रेज़ी लफ्ज़ सीरीज़ के मानी मुसलसल के होते हैं, इससे RS का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपको RS लिखा हुआ जहाँ पे नज़र आ रहा है उसका रीज़न क्या है, देखिए RS। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, RS क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, RS। ठीक, एक्चुअली हम ये R है रेजिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं कि इसकी टोटल क्या होती है, लेकिन साथ में ये छोटा सा S जो लिखा हुआ है उसकी वजह यह है कि मज़ाहिम को जब मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाता है तो इंग्लिश में उसे कहते हैं सीरीज़। ठीक है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, वो सीरीज़ की वजह से ये पहला S, इसकी वजह से क्या लिखा जाता है, इसको RS लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हाँ अब देखिए जनाब, ये V = IR, ये हमको ओहम के क़ानून के तहत ज़ाब्ता याद है। चलिए अब V1 क्या रहेगा, IR1, V2 IR2 और V3 IR3।
ठीक है। अब हमको जो मसावत नंबर 1 यहाँ पे हासिल हुई थी, ठीक है, कौन से वाली, यहाँ पे देखिए इसको, ये मसावत जो हमको हासिल हुई थी v इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है। तो हमको क्या करना है इसके अंदर, ये वाला देखिए, ये v1 की जगह हमको उसकी कीमत रखना है, v2 की जगह पे उसकी ये कीमत रखना है, और v3 की जगह पे उसकी ये कीमत रखना है, ठीक है। इस तरह से हम ये अगर कीमतें रखेंगे मसावत में तो हमको ये वाली मसावत हासिल हो जाएगी। आई आर एस इज़ इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे आई 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 यहाँ पर कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई कर लेता हूँ, बड़ा करके देखेंगे अपन इसको, और इसकी बेसिक में जाएंगे। थोड़ा सा कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमको बहुत बेसिक चीज़ें बताइए इसकी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ। ये स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप किताब में लिखी हुई है, तो कुछ बच्चों को होता है इसमें कन्फ्यूजन, तो मैं यहाँ पे वो क्लैरिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इस मसावत में आप देख रहे हैं कि हर जगह आई कॉमन है, तो यहाँ पे इसको अगर एक कॉमन निकाला जाए आई, ठीक है, और ब्रैकेट में R1 R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लिख दिया जाए, ठीक है, इज इक्वल टू आई आर एस, ठीक है। चलिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आई आर एस इज इक्वल टू आई, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में सबको ज़रब दी गई है यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस मसावत के बाद क्या होगा कि ये वाला आई है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला आई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर अब क्या बचा है हमारे पास, आर एस, और यहाँ पे R1 जमा R2 जमा R3, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये मसावत हासिल होती है, ये वाली, ठीक है। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर n मज़ाहिम जोड़े जाएँ, n यानी नंबर, कौन सा भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है, 10 20 100 4 50 1000 लाख करोड़ कितना भी हो सकता है n, ठीक है। अगर n मज़ाहिम को मुसलसल जोड़ में जोड़ा गया हो तो ये ज़ाब्ता है, क्या रहेगा, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश प्लस RN, ठीक है। यानी कि अगर इसमें 100 मज़ाहिमतें भी जोड़ी जाएँ तो हमको इसी ज़ाब्ते के तहत इनकी मजमुई मज़ाहिमत मालूम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया देखिए मुकम्मल मज़ाहिम की मुसलसल जोड़। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो ये है, देखिए ये वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मज़ाहिम की मुसलसल जोड़ में हर मज़ाहिमत से, ठीक है, ये वाली यकसां बरखी रौ बहती है। ये इसमें सबसे मेन पॉइंट है, जिसकी बुनियाद पे लास्ट में आपको जो ज़ाब्ता अख़ज़ होता है ये वाला, ठीक है, उसी मेन पॉइंट की वजह से हमको ये ज़ाब्ता अख़ज़ होता है लास्ट में, ठीक है। अब हम मज़ाहिम की दूसरी किस्म की जो जोड़ होती है, अच्छा इसकी खुसूसियात पहले देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर दिए हुए मज़ाहिम को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो ये पूरी देखिए ख़ासियत एग्ज़ाम में आती हैं कि मज़ाहिम की मुसलसल जोड़ के ख़वास या खुसूसियात बयान कीजिए, ठीक है। ये आपको सवाल पूछता है या सही गलत में पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके, 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 2 नंबर के भी आ सकते हैं, लेकिन 9th के एग्ज़ाम को आप अपने फोकस में मत रखिए। आपका टारगेट जो है बहुत हाई होना चाहिए। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये आपकी बिल्कुल फाउंडेशन है, ठीक है, आपको बहुत ऊंची उड़ान उड़ना है। चलिए, तो अब हम जो है यहाँ पर हर मज़ाहिम से यकसां बरखी रौ गुज़रती है, ठीक है, ये पहला पॉइंट इसका जो हम पहले देख चुके हैं। मज़ाहिम के जोड़ की कुल मज़ाहिमत आर एस तमाम मज़ाहिम के मजमूए के बराबर होती है, ठीक है। बरखी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बरखी जोड़ के दरमियान का बरखी ख्वा का फ़र्क तमाम मज़ाहिम के दरमियान बरखी ख्वा के फ़र्क के के बराबर होगा, ठीक है। यानी कैसा होगा ये, देखिए मज़ाहिम फ़र्क के मजमूए के बराबर होगा, यानी कि अगर उसका मजमू v है, ठीक है, v1 प्लस v2 प्लस v3
और सो ऑन, ठीक है। यानी जितनी मज़ाहमतें जोड़ी हुई हैं उनके हिसाब से उनके दरमियान, हर एक के दरमियान अलग अलग बरक़ी ख़वा का फ़र्क अगर होगा तो उन तमाम बरक़ी ख़वा के फ़र्क का मजमुआ जो होगा वो वी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चौथा पॉइंट है मज़ाहिम के मुसलसल जोड़ में मजमुई मज़ाहमत इनफरादी मज़ाहमत से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो हमको बिल्कुल अंडरस्टूड है। कैसा है देखिए, ये यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यानी मज़ाहिम के मुसलसल जोड़ मजमुई मज़ाहमत, ठीक है। मजमुई मज़ाहमत अगर जो है मिसाल देखिए 1 है, ठीक है। दूसरी मज़ाहमत 2 हम है, तीसरी मज़ाहमत 3 हम है, ठीक है। तो इनका जो टोटल आएगा वो क्या रहेगा, 1 ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 हम इसकी मजमुई मज़ाहमत आई। यानी कि जो इनफरादी मज़ाहमत है, मतलब इसकी जो इनफरादी मज़ाहमत है ये वाली, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। इन सबसे ज़्यादा उसकी मज़ाहमत होगी, ठीक है। चलिए अब हम जो है तो इसके बाजू इधर जाते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं मुसलसल जोड़ में एक के बाद एक जोड़ होते हैं, इसमें से कोई जुज़ काम ना करे तो बरक़ी दौर मुकम्मल नहीं हो पाता और बरक़ी दौर का बहाव भी रुक जाता है। अगर 2 बल्ब को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो अलग लगाए बल्ब की निस्बत कम रोशनी हासिल होती है। अगर 3 बल्ब को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए तो रोशनी की मिक़दार में और कमी वाक़ई होती है। गौर कीजिए इसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ पे समझते हैं हम। यहाँ पर बरक़ी दौर मुकम्मल नहीं होता। चलिए यहाँ पे क्या वजह हो सकती है, ठीक है। देखिए उसकी वजह यह है कि उसकी वजह क्या है, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा मज़ाहमतें जोड़ी जाएंगी उतनी ज़्यादा उसकी मज़ाहमत बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे एक मज़ाहमत जोड़िए, दूसरी मज़ाहमत जोड़िए, तीसरी मज़ाहमत जोड़िए, जितनी मज़ाहमत हम जोड़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी मज़ाहमत बढ़ती जाएगी। 2 बल्ब जोड़े हुए हैं, 3 बल्ब जोड़े हुए हैं, ज़्यादा जोड़े हुए हैं तो उतनी ज़्यादा उसकी मजमुई मज़ाहमत बढ़ती जाएगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मज़ाहमत बढ़ने पर क्या होता है, बरक़ी रौ कम होती है। ये दोनों एक दूसरे के माकूस तनासुब में है। मज़ाहमत अगर बढ़ेगी, रुकावट, तो बरक़ी रौ कम होगी, मज़ाहमत कम होगी तो बरक़ी रौ ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो सवाल पूछा उसका जवाब यह है, उसकी वजह यह है कि जितने ज़्यादा बल्ब जोड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा मज़ाहमतों में इजाफ़ा होगा। मज़ाहमत में इजाफ़े से बरक़ी रौ में कमी वाक़ई होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ हल की हुई मिसालें हैं, आप गौर कीजिए इसमें थोड़ा सा। पहली में बहुत सिंपल मिसालें हैं, यहाँ पे बेसिक टाइप की है। मज़ाहिम की मुसलसल जोड़ में जो आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, रियाज़ियाती मिसालें बहुत सिंपल होती हैं, उसके अंदर कोई ऐसा समझने जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल है पहली, 15 ओहम, 3 ओहम और 4 ओहम के 3 मज़ाहिम मुसलसल जोड़ में जोड़े जाएँ तो उस दौर की मजमुई या माहसल मज़ाहमत क्या होगी। तो जो दिया हुआ है आप यहाँ पे लिख देंगे और बाद में उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सिंपली क्या होगा, इसको एडिशन करेंगे, सबको जमा करने के बाद इसका आपको जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम जो है दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं, ठीक है ना। दूसरी मिसाल क्या है, दूसरी मिसाल देखिए, 16 ओहम और 14 ओहम 2 मज़ाहिम को मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाए और इनके सिरों के दरमियान 18 वाट बरक़ी ख़वा का फ़र्क हो तो दौर से गुज़रने वाली बरक़ी रौ मालूम कीजिए और हर मज़ाहिम के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क मालूम कीजिए। अब जो दिया हुआ है आपने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ये यहाँ पर जो R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, ठीक है, RS यानी कुल जो मज़ाहमत है वो दोनों को मिला के उनका मजमू होगी 30 ओहम, ठीक है ना। देखिए सवाल को समझने के बाद आपकी सबसे बड़ी उलझन दूर हो जाती है। देखिए सवाल में जो दिया हुआ है और पूछा हुआ क्या है, देखिए क्या मालूम करना है आपको यहाँ पे, हर मज़ाहिम बरक़ी ख़वा का फ़र्क हो तो दौर से गुज़रने वाली बरक़ी रौ, ये मालूम करना है आपने को, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ मालूम करना है कि हर मज़ाहिम से के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क, ठीक है, ये मालूम करना है। तो आप देखिए यहाँ पे उसी एतबार से क्या है, ज़ाब्ता लिखा हुआ है। देखिए I इज़ इक्वल टू VR, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। यहाँ पे 18 वोल्ट और I इज़ इक्वल टू V अपॉन R, तो 18/30 यहाँ पर आया 0.6 एम्पियर। बरक़ी रौ यहाँ पे हमारी आ गई, ठीक है। अब बरक़ी रौ आ गई तो अब क्या मालूम करना है हमको कि इनके हर सिरे में जो बरक़ी ख़वा का फ़र्क है वो मालूम करना है, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पर V1 इज इक्वल टू IR1, ठीक है। यानी कि पहली मज़ाहमत में से जो बरक़ी ख़्वा का फ़र्क है, पहली मज़ाहमत के अंदर का जो बरक़ी ख़्वा का फ़र्क है वो यहाँ पे मालूम कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद हासिल हो रही है यहाँ पर 9.6 वोल्ट, ठीक। V2 इज इक्वल टू IR2, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद जवाब आ रहा है 8.4 वोल्ट, ठीक है। चलिए, तो बरक़ी दौर में बहने वाली बरक़ी रौ 0.6 एम्पियर है और 6 ओहम और 14 ओहम के मज़ाहिम के सिरों के दरमियान बरक़ी ख़्वा का फ़र्क बिल तरतीब 9.6 वोल्ट और 8.4 वोल्ट है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स थी। इसके बाद आपको क्या आप जानते हैं कि तहत जनरल नॉलेज आपको दी गई है। दर्जे हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम करके 0 केल्विन के करीब लाएं तो कुछ मौसिल की मज़ाहमत तकरीबन 0 हो जाती है। ऐसे मौसिल को आला मौसिल सुपर कंडक्टर कहते हैं। कुछ मौसिल पर ओहम का क़ानून सादिक़ नहीं आता है, इन्हें गैर ओहमी मौसिल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 केल्विन देखिए, इसको समझेंगे जैसे आपको इससे पहले पता होगा कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये दर्जे हरारत नापने के 2 पैमाने हैं। जैसे हम आमतौर पे सेंटीमीटर, इंच 2 अलग अलग पैमानों में नापते हैं, वैसे ही दर्जे हरारत को उमूमी ज़िंदगी में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इस पैमाने में नापा जाता है। हमको अगर बुखार आता है तो डॉक्टर थर्मामीटर के ऊपर फ़ारेनहाइट इसके ऊपर टेम्परेचर नापते हैं। जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.6, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और इससे ज़्यादा बढ़ जाए 100, 101, 102 तो ये फ़ारेनहाइट में बुखार कहलाता है, ठीक है। लेकिन डिग्री सेल्सियस में ये एक अलग पैमाना होता है। तो ये जिस तरह से 2 पैमाने हमारी आम ज़िंदगी में है, वैसे ही साइंस में प्रैक्टिकल करते वक्त कुछ मामलात में केल्विन ये पैमाने को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है कि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा, केल्विन ने क्या कहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में जिसे 0 कहा जा रहा है, यानी कि दर्जे हरारत बिल्कुल ही नहीं है, हरारत का वजूद ही नहीं है। तो उसने कहा कि फिर -1 टेम्परेचर क्या होता है, -1 डिग्री सेल्सियस, -2, -3, ये तो उससे भी कम टेम्परेचर है। तो इसके नीचे जाते 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 जब एक आखिरी हद आ जाती है तो कायनात में -273.3 या 4 कुछ है ऐसे, लेकिन मेन जो है ये है -273। ये इसके नीचे पूरी कायनात में टेम्परेचर नहीं है, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है। इसके नीचे की सर्दी का तस्वुर नहीं किया जा सकता। तो केल्विन ने कहा कि यही असल में 0 है, यही असल में 0 है, -273, और वहाँ से हमको पैमाना शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो केल्विन का पैमाना जो है जब 0 होता है, 0 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में ये होता है -273, ठीक है। तो 0 केल्विन, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता कम करके 0 केल्विन के करीब लाए तो कुछ मौसिल की मज़ाहमत तकरीबन 0 हो जाती है। ऐसे मौसिल को आला मौसिल कहते हैं, यानी सुपर कंडक्टर्स, इसमें बिल्कुल भी मज़ाहमत बाकी नहीं रहती है। और कुछ मौसिल ऐसे होते हैं जिन पे ओहम का क़ानून सादिक़ नहीं आता, यानी कि ओहम का जो क़ानून है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये क़ानून सादिक़ नहीं आता उस पर, तो उन्हें कहते हैं गैर ओहमी मौसिल, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सबक का आखिरी टॉपिक है, मज़ाहिम के मुतवाज़ी जोड़, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब दोबारा से इस शक्ल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम, चलिए, ये बैटरी है जिसका मुस्बत सिरा, बड़ी वाली लकीर मुस्बत सिरा, छोटी वाली लकीर मनफी सिरा। ये स्विच, तीर का निशान, बरखीरों की सिमत, ये एम्पियर में नापने वाला, ठीक है, यानी कि बरखीरों की पैमाइश करने वाला, इसे कहते हैं एमीटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर, और ये तीनों बरखी, ये जो है तीनों R1, R2, R3 तीनों मज़ाहमतों के दरमियान इनके बरखी रॉ को नापने के लिए अलग अलग एमीटर यहाँ पे इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। अब आपको शक्ल देखते ही फ़र्क समझ में आ गया होगा कि इस शक्ल में तीनों मज़ाहमतें एक साथ शुरू हो रही हैं और एक ही साथ ख़त्म हो रही हैं। ये एक के बाद एक नहीं है। जिस तरह से मज़ाहिम की मुसलसल जोड़ में हमने देखे थे कि
मज़ाहमतें क्या थी, एक के बाद एक, ये मज़ाहमत R1, ठीक है, उसके बाद मज़ाहमत R2, फिर उसके बाद मज़ाहमत R3, इस तरह से नहीं, बल्कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि तीनों मज़ाहमतें इस नुक्ते से शुरू हो रही हैं, C नुक्ते से, और D नुक्ते पे आके ख़त्म हो रही हैं। तीनों मज़ाहमतें एक साथ शुरू हो रही हैं और एक साथ ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है इनका बरक़ी ख़वा का फ़र्क गिनने के लिए यहाँ पे वोल्ट मीटर मुतवाज़ी जोड़ में लगाया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर एम मीटर है। चलिए अब इसको समझते हैं। R1, R2 और R3 तीन मज़ाहिम के दोनों जानिब के सिरे मुतल्लिक़ा जानिब एक साथ जोड़े जाएँ तो उस जोड़ को मुतवाज़ी जोड़ कहते हैं। यानी एक मुश्तरक नुक्ते से तीनों मज़ाहमतें शुरू होती हैं और एक साथ ख़त्म हो जाती हैं। शक्ल 3.9 यानी सामने की शक्ल में दिखाए हुए तरीक़े से नुक़ात C और D के दरमियान तीन मज़ाहिम R1, R2 और R3 मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े गए हैं। फ़र्ज़ कीजिए I1, I2 और I3 बिल तरतीब R1, R2 और R3 में से गुज़रने वाली बरक़ी रो है और नुक़ात C और D के दरमियान बरक़ी ख़वा का फ़र्क V है। तब ये होगा, देखिए, बरक़ी दौर की मजमूई बरक़ी रो I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारी मसावत नंबर 1 हासिल हो गई है, ठीक है। अब आपको फ़र्क क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मुसलसल जोड़ में हमने देखे थे कि वहाँ से हर मज़ाहमत में बरक़ी रो यकसां थी। ये आई बरक़ी रो कैसी थी? ये यकसां थी, ठीक है। और फ़र्क किस चीज़ में था? बरक़ी ख़वा का फ़र्क, इसमें फ़र्क था मौजूद, अलग अलग था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका पूरा उलट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बरक़ी ख़वा का फ़र्क तीनों का एक जैसा है, ठीक है, और बरक़ी रो ये तीनों की अलग अलग है, ठीक है ना। ये बुनियादी फ़र्क है। इसमें आपको क्या चीज़ याद रखना है कि इनमें बरक़ी ख़वा का फ़र्क जो होता है तीनों मज़ाहमतों में मसावी होता है, यकसां होता है, ठीक है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है। यहाँ पर तीनों मज़ाहिम के दरमियान जो बरक़ी ख़वा का फ़र्क है उसे नापने के लिए सिर्फ एक वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है, ठीक है। तीन अलग अलग नहीं है, लेकिन बरक़ी रो अलग अलग है, ठीक है। बरक़ी रो जो गुज़र रही है ये अलग अलग है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 एमीटर जोड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या है? अब देखिए ये पहले वाला जो थोड़ा और बड़ा करेंगे, ठीक है। चलिए, ये फ़र्ज़ करो कि पहले वाली जो मज़ाहमत है R1, इसमें से बरक़ी रो I1 गुज़र रही है, ठीक है। R2 इसमें से I2 बरक़ी रो गुज़र रही है, ठीक है। R3 इसमें से I3 बरक़ी रो गुज़र रही है, ठीक है। अब क्या है? बरक़ी रो जो मजमूई बरक़ी रो है I, ये किसके बराबर होगी? ये तीनों बरक़ी रो के बराबर होगी, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया आपके? गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यही चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है। ये हमको मसावत नंबर 1 हासिल हो गई, ठीक है। I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए, फ़र्ज़ कीजिए RP उस दौर की मजमूई मज़ाहमत है। अंग्रेज़ी लफ्ज़ पैरेलल के मायने मुतवाज़ी के होते हैं, इसलिए RP इस्तेमाल किया गया। जैसे मज़ाहिम की मुतवाज़ी जोड़ का जो ज़ाब्ता है उसको मालूम करने के लिए हम RP यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश में मुतवाज़ी को पैरेलल कहा जाता है, ठीक है। पैरेलल कहा जाता है, इसीलिए इंग्लिश में से कहते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो इसकी मजमूई मज़ाहमत मालूम करने के लिए R के साथ एक छोटा सा P यहाँ पे लिखा जाता है ताकि पता चले कि ये मज़ाहिम की मुतवाज़ी जोड़ का ज़ाब्ता अख़ज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, आप जनाब इसके आगे बढ़ते अब हम चलिए, अब ओहम का क़ानून हमको मालूम है, ठीक है। ओहम के क़ानून के तहत हमको देखिए I इज़ इक्वल टू V अपॉन RP, ठीक। अब I1 जो होगा V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। अब ये पूरी कीमतें मसावत नंबर 1 में रख दिए, ठीक है। और मसावत नंबर 1 कौन सी है? ये अभी हमने ये जो अख़ज़ की थी, ठीक है, ये वाली मसावत नंबर 1, ठीक
ठीक, इसमें हमको कीमतें रखना है, मतलब ये आई की जगह क्या रखना है अब हमको, ये कीमत आई की कीमत है V/RP, ठीक है। फिर उसके बाद I1 वाला जो I1 इसकी जगह पे हमको V/R1 रखना है, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/I3, ये कीमतें रखना है हमको मसावत नंबर 1 पर, ठीक है। चलिए, तो अब वो कीमतें रखने पर हमको क्या हासिल होता है, देखिए ये वाली इक्वेशन हमको हासिल होती है, V/RP, V/RP इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। ये हमको इक्वेशन हासिल हो गई। फिर उसके बाद दोबारा से हमको ये डायरेक्ट अगली इक्वेशन दी हुई है मज़ाहिम की मुसलसल जोड़ में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा क्लैरिफाई किया था कि यहाँ पे जो कुछ बच्चों का जो बेसिक मैथमेटिक्स का ये कमज़ोर होने की वजह से ये डायरेक्ट स्टेप को समझ नहीं पाते हैं, और उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि थोड़ा बेसिक भी लीजिए, तो मैंने मज़ाहिम की मुसलसल जोड़ में इसकी बेसिक लिया था, ठीक है। अब हम मुतवाज़ी जोड़ में भी इसकी बेसिक देखेंगे कि आप ये वाला देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ऊपर शुमार कुनिंदे में V तीनों जगह नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नज़र आ रहा है। उसकी वजह एक स्टेप जो बहुत बेसिक स्टेप है, हालांकि बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे लेक्चर्स के ज़रिए से, वीडियोस के ज़रिए से ऐसे कमज़ोर बेसिक जिनकी मजबूत नहीं है, ऐसे कमज़ोर बेसिक वाले बच्चे भी पूरे साइंस को समझ सकें, उसकी रियाजियाती मिसालों को हल कर सकें, ठीक है। चलिए, तो बहरहाल यहाँ पे ये स्टेप कैसे आई इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेंगे। चलिए, अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर V, ठीक है, ये 3 मरतबा है, इसलिए इसको एक मरतबा कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पे मैं बड़े में लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये देखिए ये स्टेप कैसे आया, इसके बाद ये स्टेप, ये सब चीज़ हमको देखना है, ठीक है। चलिए, ये वाली है V/RP, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम V ज़रब 1/RP, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, इसका जवाब तो वही आएगा ना। चलिए, हाँ, V 3 मरतबा, इसलिए एक V को यहाँ पे कॉमन ले लिया और बाकी के पूरे जो है तो इसको ब्रैकेट में ज़रब के लिए लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको ब्रैकेट में लिखा है। अगर इसको ब्रैकेट खोला जाए तो फिर दोबारा से हमको क्या हो जाएगा मालूम, ये वाला हासिल हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी और बेसिक बता देते हैं। चलिए, ये V आपको नज़र आ रहा है, ये V आपको नज़र आ रहा है, ये मसावत के 2 तरफ़ैन में V मौजूद है, ठीक है। अगर इसको एक ही अदद यानी V से तकसीम कर दिया जाए तो ये V और ये V हो जाएंगे कैंसल। इसको डायरेक्ट भी कैंसिल करते हैं हम लोग, ये आपको अंडरस्टूड है, समझना चाहिए कि किसी मसावत के दोनों तरफ़ैन को अगर किसी एक ही अदद से ज़रब दिया जाए या तकसीम किया जाए तो उसकी कीमत नहीं बदलती। तो हमने इसको क्या किया, V से डिवाइड किया, तो ये तरफ़ैन में से V कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, इधर से सिर्फ 1/RP और इधर से क्या बचा है, ये वाला, ठीक है, 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3, ठीक है। तो इसलिए ये जो स्टेप आई है यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी गई है। चलिए, अगर n मज़ाहिम की तादाद को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो मजमूई मज़ाहिमत जो होगी आपकी वो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 जमा 1/R2 जमा 1/R3 जमा डैश डैश जमा 1/Rn, यानी जितनी भी मज़ाहिमतें जोड़ी जाए इसमें 100, 250, 3, 4, 1000 जो भी मज़ाहिमतें जोड़ी जाएंगी वो तमाम मज़ाहिमतों को इस ज़ाब्ते के तहत हल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, आप क्विकली आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, कई बल्ब मुतवाज़ी जोड़ में जोड़े जाएं और इनमें कोई बल्ब या बल्ब का फिलामेंट टूटने से रोशन ना हो रहा हो तो बरक़ी दौर बंद नहीं होता, दूसरे रास्ते से बरक़ी का बहाव जारी रहता है और दीगर बल्ब जलते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे घरों में जो बरक़ी दौर इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा हुआ होता है। उसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक बल्ब उसका इसके अंदर कोई ख़राबी आ जाए
तो उससे आगे के जो कनेक्शन हैं वो ख़राब नहीं होते, दूसरे रास्ते से ये जो बरखीराव जारी रहती है, जिसकी वजह से घर की इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, कई बल्ब मुसलसल जोड़ में जोड़े जाएँ तो अपनी असल रोशनी से कम रोशनी देते हैं, लेकिन इन्हीं बल्ब को, ठीक है, मुतवाज़ी तौर पर जोड़ा जाए तो हर बल्ब अपनी असल रोशनी से चमकता है। ठीक है, ये मुसलसल जोड़ में अगर बल्ब को जोड़ा जाए तो क्या होते हैं, कम रोशनी देते हैं। क्या वजह हो सकती है कम रोशनी देते हैं? एग्ज़ाम में आपको सही गलत में आ सकता है ये कि मुसलसल जोड़ में जोड़े गए बल्ब कम रोशनी देते हैं। क्या वजह है उसकी? देखिए, जितने बल्ब जोड़े जाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें मज़ाहमत बढ़ेगी। मज़ाहमत यानी रुकावट, और मज़ाहमत बढ़ेगी तो बरखीराव कम हो जाएगी, बरखीराव कम हो जाएगी तो रोशनी भी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते अब हम ये वाला हिस्सा, यानी कि अब हमको देखना है कि मज़ाहिम को अगर मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो उसकी खुसूसियात क्या हैं। ठीक है, तो ये उसकी पूरी खुसूसियात हैं। चलिए पहली खुसूसियत, ठीक है, पहली खुसूसियत देखते हैं अब हम क्या है। जोड़े गए तमाम मज़ाहिम का माकूस हर मज़ाहिम के माकूस के मजमे के बराबर होता है। ठीक है, क्या है इसका मतलब? जोड़े गए तमाम मज़ाहिम का माकूस, ये आगे मिसालों में आने वाला है, इसलिए इसको इंशाल्लाह यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बजाय इंशाल्लाह यहाँ पे मिसालों में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। और उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है, हर मज़ाहिम से गुजरने वाली बरखीराव मज़ाहिमत के माकूस तनासुब में होती है। ठीक है, ये देखिए बरखीराव क्या होती है, मज़ाहिमत के माकूस तनासुब में होती है। ये बरखीराव, ठीक है, मज़ाहिमत के कैसे बदलती है वो? माकूस तनासुब में बदलती है। माकूस तनासुब क्या होता है? उल्टा तनासुब, यानी अक्स से बना है माकूस, है ना। तो माकूस तनासुब में क्या होता है कि एक शय यहाँ पे देखेंगे, ये एक शय अगर बढ़ जाए तो दूसरी शय कम हो जाती है। ठीक है, या पहली शय अगर कम हो जाए तो दूसरी शय बढ़ जाती है, इसे कहते हैं माकूस तनासुब। ठीक है, तो पता क्या चला? पता ये चला कि बरखीराव मज़ाहिमत के माकूस तनासुब में होती है। ठीक है, यानी बरखीराव बढ़ेगी तो मज़ाहिमत कम होगी, बरखीराव कम होगी तो मज़ाहिमत ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब हम जो है और आगे बढ़ते हैं। मजमुई बरखीराव तमाम मज़ाहिम से आज़ादाना बहने वाली बरखीराव का मजमुआ होती है। ठीक है, चलिए हर मज़ाहिम के दरमियान बरखीराव के सिरे का फ़र्क वोल्टेज यकसा होता है, वी। ठीक है, ये वोल्टेज हर जगह यकसा होगा, मज़ाहिमत जितनी भी रहेंगी उसकी, एक मज़ाहिमत 2 हो 3 हो 4 हो, तमाम मज़ाहिमतों में इसका जो है बरखीराव का फ़र्क क्या होगा? यकसा होगा उसका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वन आगे बढ़ते अब हम ये वाला देखिए। ठीक है, चौथा, मुतवाज़ी जोड़ में मजमुई मज़ाहिमत इनफरादी मज़ाहिमत से कम होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मजमुई मज़ाहिमत इनफरादी मज़ाहिमत से कम होती है, यानी कि अगर ए को हम, ठीक है, ए को हम 2 ओहम 3 ओहम, इन तमाम मज़ाहिमतों को अगर मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो आपको जान के बहुत हैरत होगी कि इसकी जो मजमुई मज़ाहिमत होती है, ठीक है, वो 3 से भी कम, 2 से भी कम, और यहाँ तक कि 1 से भी कम होती है। ठीक है ना, वो कैसे होती है हम आगे जो हल करदा मिसालें उसमें देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन हैरत की बात है ना बच्चों कि 3 मज़ाहिमतें ऐसी हैं कि उनकी मज़ाहिमतें कैसी है? 1 ओहम 2 ओहम 3 ओहम है, ये मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ी गई हैं। इनकी जो मजमुई मज़ाहिमत है अगर मालूम करना है हमको तो इसका जब मालूम करेंगे तो वो कितनी आएगी? इतनी कम आएगी कि वो 3 से 2 से तो कम होगी ही, और 1 से भी कम होगी वो। ठीक है, यानी इनफरादी मज़ाहिमत एक ही, ये वाली इनफरादी मज़ाहिमत से कम होती है, अकेली मज़ाहिमत से भी कम होती है वो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट 5वां, दौर में मज़ाहिमत कम करने के लिए इस जोड़ का इस्तेमाल होता है। यानी मुतवाज़ी जोड़ को कब इस्तेमाल करते हैं? जब मज़ाहिमत कम करना हो। ठीक है, चलिए अब इसकी हल करदा मिसाल यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली मिसाल, 15 ओहम 20 ओहम और 10 ओहम की 3 मज़ाहिमतें मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ी गई हैं, तो उस दौर की मजमुई मज़ाहिमत मालूम कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, लिख दिया आपने। ठीक है, ज़ाब्ता आपको याद है, लिख दिया आपने। कीमतें यहाँ पर रख दिया आपने। ये कसरों की जमा आपको करना है। ठीक है, कसरों की जमा करना है तो ये वाला 60, बहुत से बच्चों को ये बेसिक भी समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि ऐसा कैसा है, यहाँ पे 60 कैसे आ गया। तो बच्चों ये
मीम ज़ाल अलिफ है, मुश्तरिक ज़ु अज़ाफ़ी अक़ल है ये, यानी 60 ऐसा अदद है जो 15 से 20 से और 10 से तकसीम हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा अदद है। वैसे तो 120 भी है जो 15 से 20 से 10 से तकसीम हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमको छोटे से छोटा अदद देखना है यहाँ पे जो इन तीनों से तकसीम होता है, उसी को कहते हैं मुश्तरिक ज़ु अज़ाफ़ी अक़ल मीम ज़ाल अलिफ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे आपने कसरों की जमा के लिए तरीक़ा इस्तेमाल किए, ठीक है। लेकिन अगर आप कसरों की जमा करने के लिए तिरछे ज़रब का तरीक़ा भी इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरह से, ये पहले इन दोनों का ज़रब फिर इन दोनों का ज़रब, ठीक है, और बाद में नसब नुमाओं का ज़रब, ये तिरछे ज़रब का तरीक़ा भी इस्तेमाल करते हैं आप, तो जवाब वही आता है, कोई डिफरेंट जवाब नहीं होता है। लास्ट में सिर्फ इसको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, मुख्तसर करना पड़ता है, वरना जवाब वही आता है। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है। क्या है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं उसको हल करते वक्त? देखिए, अब हमने जो ज़ाब्ते में इस्तेमाल करा हुआ है 1/RP, ठीक है, मसावी है, ये पूरा जो है ज़ाब्ते के अंदर हमने कीमतें रखे। तो ये जो कीमत आई है बच्चों, ये 13/60, ये किसकी कीमत है ये मालूम है? ये है 1/RP की कीमत है। ये RP की कीमत नहीं है, ये 1/RP की कीमत है। अब RP की कीमत कितना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये वाली जो मसावत है इसको उलट देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको उलट देना पड़ेगा। इसको उलट दिए बाद क्या हो जाएंगे, ये RP/1, ठीक है। अब /1 लिखा नहीं जाता क्योंकि इसकी वजह से कोई भी कीमत बदलती नहीं, ठीक है, तो इसलिए /1 हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ RP मसावी है। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसको उलट दिए थे, तो इसके बदले में क्या होगा, इसको भी उलट देना पड़ेगा, हमको माकूस कर देना पड़ेगा, और इसको उल्टा कर दे तो ये क्या हो जाता है, ये 60/13, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत समझने की है। आखिर में हम जब मालूम करते हैं ये पूरी वैल्यू ये वाली, तो बाद में उसको माकूस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसी को अगर आपने जवाब की हैसियत से लिख दिया तो आपका जवाब गलत आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/RP की कीमत है, ये RP की नहीं है, इसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आखिर में आपका जवाब आता है 4.615 ओहम। इस दौर की मजमूई मज़ाहमत 4.615 ओहम होगी। चलिए, अब दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ पर दूसरी मिसाल में क्या है, देखिए, हाँ, अगर 12 वोल्ट की बैटरी से 3 मज़ाहिम 5 ओहम, 10 ओहम और 30 ओहम को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाए तो दौर की कुल बरखी रो और हर मज़ाहिम से गुजरने वाली बरखी रो मालूम कीजिए और दौर की मजमूई मज़ाहिमत मालूम कीजिए, ठीक है। देखिए, अब क्या क्या मालूम करना है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे। चलिए, आपको 3 मज़ाहिम दे दिए हुए हैं, ठीक है, दे दिए हुए हैं 5 ओहम, 10 ओहम, 30 ओहम, इसको मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा हुआ है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, दौर की कुल बरखी रो मालूम करना है, ठीक है, और हर मज़ाहिम से गुजरने वाली बरखी रो मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर दिए, दिया हुआ है लिख दिए, गिवन सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे ओहम के तहत आपको ज़ाब्ता तो याद ही है। चलिए, I1 = V/R1 = यहाँ पर आ गया, इसका वैल्यू पुट करने के बाद 2.4 एम्पियर। I2, ठीक है, वैल्यू पुट किए, इसका आ गई यहाँ पे वैल्यू 1.2 एम्पियर। I3 की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर, और ये भी बहुत सिंपल है, I = I1 + I2 + I3। इस तरह से तीनों को यहाँ पे जमा कर दिए तो सिंपली ये क्या हासिल हो गया हमको, 4 एम्पियर, ठीक है। बरखी रो मजमूई जो है हमको हासिल हो गई कितनी, 4 एम्पियर। चलिए, अब जो है जनाब इसको और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए मुतवाज़ी जोड़ का ज़ाब्ता 1/RP है ना, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दिया और फिर दोबारा से, तो ये जवाब आया 1/3। और फिर जैसे कि मैंने कहा था आपको कि हमने ये जो वैल्यू लाई है ये 1/RP की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उलट देना पड़ेगा और इसको भी उलट देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा फिर वो RP की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये इसको उलट देने के बाद RP क्या हो जाएगा, 3/1, यानी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जवाब आ गया आपका, दौर के मज़ाहिम हो गया, ठीक है, 3 ओहम, 5 ओहम और 10 ओहम और 30 ओहम मज़ाहिम में से बिल तरतीब क्या हो जाएगी, ये इतनी बरखी रो गुजरेगी, ठीक है। बिल तरतीब यानी एक के बाद एक, बिल तरतीब का मतलब होता है कि 3 ओहम वाली में से इतनी, ठीक है, 5 ओहम की मज़ाहिमत में से
इतनी बरखी रो गुजरेगी, ठीक है। और 10 ओम की मज़ाहमत में से इतनी बरखी रो गुजरेगी, बिल तरतीब का मतलब ये होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर जवाब आ गया, ठीक है। अब देखिए बरखी, घरेलू बरखी आलात का जोड़ कैसे होता है। हमारे घरों में हम बरखी तवानाई बरख रसानी के तार मेन सप्लाई से हासिल करते हैं, जो ज़ेर ज़मीन तारों से या बिजली के खंभों पर के तारों से पहुंचती है। इसमें एक बारदार यानी लाइफ और दूसरा मोतदिल न्यूट्रल तार होता है। आमतौर पर बारदार तार पर लाल रंग का हाजिज़ और मोतदिल न्यूट्रल पे कैसा सियाह रंग का हाजिज़ होता है। हिंदुस्तान में इन दो तारों के दरमियान बरखी ख़्वाह का फ़र्क कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमको। ये दोनों तार मीटर बोर्ड पर लगे मेन फ्यूज़ से गुजरकर घर तक पहुंचते हैं। अब देखिए मेन स्विच के ज़रिए ये तार घर की लाइन की तारों से जोड़े जाते हैं। हर कमरे में बिजली मुहैया हो इस तरीके से तारों को जोड़ा जाता है। हर आज़ाद बरखी दौर में बारदार तार और मोतदिल तार के दरमियान मुख्तलिफ घरेलू बरखी आलात को जोड़ा जाता है, ठीक है। हर बरखी आले के दरमियान यकसां बरखी ख़्वाह का फ़र्क होता है और आलात को मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये भी सवाल, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे घरेलू बरखी आलात को कौन से जोड़ में जोड़ा जाता है। तो कौन से जोड़ में जोड़ा जाता है, मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ा जाता है। इसके अलावा तीसरा तार, ये देखिए अर्थिंग तार होने की वजह से इस पर पीले रंग का हाजिज़ होता है। इस तार को घर के नज़दीक ज़मीन में धाती पट्टी के साथ जोड़ा जाता है। देखिए ये अर्थिंग तार बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तार का इस्तेमाल हिफाजत के लिए किया जाता है, ठीक है। हिफाजत कैसी, मसलन अगर गलती से हमारा इस्त्री को हाथ लग जाए और इस्त्री में अगर करंट आ रहा है तो हम इसके झटके से महफूज रहते हैं, क्योंकि ये जो होता है धाती पट्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो जो ज़मीन का ये जो शॉक है, सॉरी बिजली का शॉक है, वो कहाँ चला जाता है, ज़मीन में चला जाता है और हम झटके से महफूज रहते हैं। इसलिए घरेलू बरखी जोड़ते वक्त क्या करना चाहिए, अर्थिंग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्यूज़ तार। बरखी आलत को नुकसान से बचाने के लिए फ्यूज़ तार का इस्तेमाल किया जाता है, ये वाले, ठीक है। ये हम आमतौर पे घरों में देखते हैं। ये तार मखसूस नुक्ता अमाअत यानी नुक्ता पिघलाव किसे कहते हैं, यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस शय पिघल जाती है, माय में तब्दील हो जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे 1500 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट, ठीक है, इतना जो है इतने डिग्री सेल्सियस लोहे का नुक्ता पिघलाव है, यानी नुक्ता अमाअत है। यानी इतना गर्म करने पर लोहा जो ठोस है वो माय में तब्दील हो जाता है, पिघल जाता है, तो उसे कहते हैं नुक्ता पिघलाव। तो यहाँ पे नुक्ता अमाअत लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तार मखसूस नुक्ता अमाअत की एक मखलूत धात से बना होता है। मखलूत धात यानी दो या दो से ज़्यादा धातुओं को जोड़ के बनाई हुई धात, या धात या अधात को जोड़ के बनाई हुई धात, उसे क्या कहते हैं, मखलूत धात। तो मखलूत धात से बना होता है और इसे बरखी आलात के मुसलसल जोड़ के साथ जोड़ा जाता है। अगर बरखी दौर में किसी वजह से ज़्यादा बरखी रौ का बहाव हो जाए तो उस तार का दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से वो पिघल जाता है। इस वजह से बरखी दौर में खुल जाता है और बरखी रौ का बहाव बंद हो जाता है, जिससे बरखी आलात महफूज रहते हैं। देखिए ये सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो है फ्यूज़ को कैसे जोड़ा जाता है, देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। फ्यूज़ को घरेलू बरखी आलात में मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाता है। कौन से जोड़ में, मुसलसल जोड़ में। मतलब क्या, अगर फ्यूज़ में से फ्यूज़ अगर जो है पिघल गया, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो गई, बिजली मुनक़ता हो गई, तो अब इसके आगे करंट जाता नहीं, यानी कि पूरे घर का बरखी दौर ख़त्म हो जाता है और बरखी रौ बंद हो जाती है ये पिघल जाने के बाद। यानी कि ये सेफ्टी डिवाइस है, ये इसको बोलते हैं तहफ़्फ़ुज़ी आला, ठीक है। चलिए ये तार पोर्सिलिन जैसी मज़ाहमती शय से बने होते हैं, बने हुए एक खाने में लगाया जाता है। ये वाला हिस्सा जो होता है ना, उसके पोर्सिलिन यानी चीनी मिट्टी जो होती है, जिससे कप तश्तरियाँ वगैरह बने हुए रहते हैं, तो उस मादे का ये बना हुआ होता है, ठीक है। और उस खाने में इसको लगा दिया जाता है। घरेलू आलात के लिए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर तक के फ्यूज़ तार इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है बिल्कुल आखिरी टॉपिक हमारा इस सबक का, वह है बिजली का इस्तेमाल करते वक्त बरती जाने वाली एहतियात। तो क्या क्या एहतियात करना चाहिए। नंबर 1, घरों की दीवारों पर लगाए हुए स्विच या सॉकेट को ऊंचाई पर लगाना चाहिए ताकि बच्चों का हाथ उस तक ना पहुंच सके और बच्चे इसमें कील या पिन वगैरह ना डाल सकें, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाला,
प्लग को सॉकेट से निकालने के लिए प्लग को ही पकड़ना चाहिए, तार पकड़कर नहीं खींचना चाहिए। जैसे प्लग निकालते हैं हम सॉकेट में से, तो प्लग को कुछ लोगों की आदत रहती है कि वो ऐसे वायर को पकड़ के खींचते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। प्लग को ही पकड़ के खींचना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये वाला पॉइंट, बरक़ी आलात की सफाई करने से पहले उनमें बरक़ी रॉड बंद कर देना चाहिए और इनके प्लग को सॉकेट में से निकाल देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा जो पॉइंट है क्या है, ये वाला, बरक़ी आलात इस्तेमाल करते वक्त हाथ खुश्क होने चाहिए। इसी तरह ऐसे वक्त रबर के जूते या चप्पल इस्तेमाल करना चाहिए। रबर बर्क़ का गैर मौसिल है, यानी इसमें से बिजली नहीं गुज़रती। बर्क़ यानी बिजली, बर्क़ यानी बिजली, ठीक है, होने की वजह से इसमें से बरक़ी रॉड नहीं गुज़र सकती और आपका जिस्म बिजली के झटके से महफूज रहता है। और आखिरी इसमें जो नुक्ता है वो है, कोई शख्स बारदार तार को छू ले और वो तार से चिपक गया हो तो फ़ौरन मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। अगर स्विच दूर हो या इसका मुकाम मालूम ना हो तो फिर क्या करना चाहिए, सॉकेट में से पिन निकाल लेना चाहिए। ये भी मुमकिन ना हो तो लकड़ी जैसी किसी गैर मौसिल शय से उस शख्स को तार से दूर करना चाहिए। ठीक है, इसमें यह एहतियात रखना चाहिए कि जो शख्स बिजली के तार को चिपक गया है उसको आप जाके हाथ से ना पकड़ें। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से बिजली का इस्तेमाल करते वक्त बरती जाने वाली एहतियात, इस आखिरी टॉपिक पे ये हमारा सबक ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस सबक के जो न्यूमेरिकल्स हैं, रियाजियाती मिसालें, वो हल करवाई जाएंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।